दोस्तों हमारे इस मूवी एडवेंचर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वेब सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द सिलेदार्स। ये वेब सीरीज अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो कार से कहीं जा रही थी। कार में बैठा आदमी अपने बेटे को छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी कहानियां सुना रहा था। वो कहता है डर से जीतने के लिए शौर्य की जरूरत पड़ती है और शौर्य आता है अपने जीवन के कर्तव्य को जानकर। तब उसका बेटा पूछता है, बाबा मेरा कर्तव्य क्या है? इससे पहले कि वो आदमी अपने बेटे को उसका कर्तव्य बता पाता, एक ट्रक आकर उनके कार को पीछे से टक्कर मार देती है, जिससे कि वो कार समेत पानी में गिर जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहां डॉक्टर रवि अपने छोटे भाई आदि के साथ एक पहाड़ पर ट्रैकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर रवि को हिस्टोरिकल जगहों का एक्सप्लोर करने का शौक होता है। जब रवि और आदि पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो उन्हें प्रिया नाम की लड़की का कॉल आता है। प्रिया एक लॉयर है और वो रवि को दीक्षित सर के बुक लॉन्च पे बुलाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दीक्षित सर के ऊपर, जो कि रवि के बनाए हुए वीडियो को देख रहे होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दीक्षित सर का रवि से कोई ना कोई संबंध जरूर है। दीक्षित सर एक जज होते हैं और प्रिया इन्हीं के यहाँ बतौर असिस्टेंट काम करती है। इसके बाद दीक्षित सर एक मंदिर में जाते हैं जहाँ वो प्रसिक नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। दीक्षित सर प्रसिक से कहते हैं कि मुझे कैंसर है और मैं ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक जिंदा रह पाऊंगा, इसीलिए हमें छत्रपति महाराज शिवाजी के खजाने की जिम्मेदारी अगले सिलेदार को सौंपनी होगी, जो कि सिलेदारों का असली वारिस है। साथ ही वह प्रसिक से कहते हैं कि जाते वक्त तुम पानी में सूर्य देख करके उनसे प्रार्थना करके जाना। जिसके बाद प्रसिक जी वैसा ही करते हैं और उन्हें वहाँ एक चाबी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुंबई के गवर्नर रामचंद्र के पास, जो कि प्रभु नाम के गुंडे को दीक्षित सर के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। रामचंद्र प्रभु से कहता है कि दीक्षित जल्द ही कैंसर से मरने वाला है और वो खजाने का राज किसी दूसरे सिलेदार को बताने का जरूर कोशिश करेगा, इसीलिए तुम उस पर नजर बनाए रखो। रामचंद्र ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद उस खजाने को पाना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दीक्षित सर के बुक लॉन्च पर। दीक्षित सर जब स्टेज पे जाते हैं स्पीच देने के लिए, तभी उनको एक माइनर हार्ट अटैक आ जाता है। तब रवि उन्हें देखने जाता है क्योंकि रवि एक डॉक्टर है। रवि दीक्षित सर को चेक कर रहा होता है। तभी दीक्षित सर कहते हैं डर से जीतने के लिए शौर्य की जरूरत पड़ती है। इतना सुनते ही रवि को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि यही सेम लाइन रवि के पिताजी ने भी रवि से कही होती है। और हमें यहाँ पता चलता है रवि वही लड़का है जिसकी कार एक्सीडेंट से पानी में गिर गई थी। उस हादसे में रवि के पिता ने तो रवि को बचा लिया था, लेकिन वो अपने आप और अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए थे और उसी हादसे में रवि के माता पिता की मौत हो जाती है। रवि दीक्षित सर को चेक करके जा ही रहा होता है, तभी प्रिया उसे रोकती है और रवि को दीक्षित सर की साइन को ही बुक देती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपने कर्तव्य को जानना है तो आज रात आके अकेले मुझसे मिलो। रवि सोचने लग जाता है कि दीक्षित सर ने मुझे रात को अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है। दूसरी तरफ रामचरण एक मंदिर में जाता है और वहाँ के पुजारी जी से कहता है, मैं विजयनगर साम्राज्य का वंशज हूँ, आप पूजा अनुष्ठान करके मेरे पूर्वजों से पूछिए कि खजाना कहाँ छुपा रखा है। उसी रात रवि दीक्षित सर से मिलने उनके चैम्बर में जाता है। वहीं कोर्ट के बाद रघु के 2 आदमी वैन में बैठकर दीक्षित सर के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और वो रवि को दीक्षित सर के चैम्बर में जाते हुए देख लेते हैं। साथ ही वो रघु को कॉल करके सारी बात बता देते हैं। रघु कहता है कि तुम उन दोनों पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। इधर रवि दीक्षित सर से कहता है कि आपकी पल्स बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, फिर आपने हार्ट अटैक का झूठा नाटक क्यों किया। तब दीक्षित सर कहते हैं कि हमारा एक संगठन है सिलेदारों का, जिसमें अब बहुत ही कम मेंबर बचे हैं और तुम भी इस संगठन का हिस्सा हो, लेकिन तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं है। रवि कहता है, सर आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद दीक्षित सर कहते हैं कि तुम्हारे पापा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे पापा का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक प्लान मर्डर था। तुम्हारे पापा एक सिलेदार प्रमुख थे। तुम्हारे वहाँ से बचने के बाद हमने तुम्हें एक फैमिली को अडॉप्ट करवाया। हमने हमेशा तुम पे अपनी नज़र बनाए रखी। अब तुम्हें अपने पापा की जिम्मेदारी निभानी है, एक सिलेदार बनकर। सिलेदार का एक ही कर्तव्य है, छत्रपति महाराज शिवाजी के खजाने की रक्षा करना। इससे पहले कि दीक्षित सर रवि को कुछ और बता पाते, वहाँ रघु के वे दोनों गुंडे आ जाते हैं और दीक्षित सर से कहते हैं कि आपके चैम्बर की वायरिंग में दिक्कत है। दीक्षित सर उनको मना भी करते हैं कि मेरे यहाँ की वायरिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे फिर भी उनके चैम्बर की वायरिंग चेक करने लगते हैं। इससे दीक्षित सर को उन पर शक हो जाता है कि जरूर इनको किसी ने मेरे पर नजर रखने के लिए भेजा है। इसके बाद दीक्षित सर रवि को एक बुक दे करके वहाँ से भेज देते हैं। रवि के जाते ही वहाँ प्रभु आ जाता है और वे तीनों मिलकर के दीक्षित सर को मार देते हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर विश्वजीत रवि को दीक्षित सर के खून के इल्जाम में पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। रवि कहता है, सर मैंने खून नहीं किया, मेरे जाने से पहले वहाँ 2 इलेक्ट्रीशियन आए थे और जब मैं वहाँ से निकला तभी भी इलेक्ट्रीशियन उसी चैम्बर में मौजूद थे। विश्वजीत को रवि की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी वहाँ प्रिया आती है और विश्वजीत से पूछती है, सर आपके पास क्या सबूत है जो आप रवि को यहाँ पकड़ कर लाए हैं।
तब विश्वजीत कहता है रवि 8 बजे जज के चैम्बर में गया और वहां से 9 बजे निकला है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है रवि के अलावा दीक्षित सर के चैम्बर में कोई और नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज से यह साफ पता चलता है। तभी रवि विश्वजीत को एक मैसेज दिखाता है और कहता है दीक्षित सर ने यह मैसेज मुझे रात को 9:30 बजे भेजा है। अगर आपके हिसाब से मैं दीक्षित सर का खून 9 बजे करके उनके चैम्बर से निकल गया तो ये एसएमएस दीक्षित सर मुझे रात को 9:30 बजे कैसे भेज सकते हैं। तो विश्वजीत कहता है हो सकता है तुमने एसएमएस किया हो दीक्षित सर के फोन से। तब रवि का छोटा भाई आदि विश्वजीत से कहता है मेरा भाई रात को 9 बजे मेरे साथ था। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे भाई की फ़ोन की लोकेशन और दीक्षित सर के फ़ोन की लोकेशन चेक कर सकते हैं। तब आपको पता चल जाएगा दीक्षित सर 9:30 बजे तक जिंदा थे। इसके बाद प्रिया कहती है आप सिर्फ सीसीटीवी के आधार पर रवि को गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले आप ठोस सबूत लाइए फिर रवि को गिरफ्तार कीजिए। सबूत न होने पर विश्वजीत रवि को छोड़ देता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद रवि प्रिया को बताता है कि दीक्षित सर ने मुझे बताया था कि मैं एक सिलेदार हूँ और मेरा कर्तव्य है शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करना। इसके बाद रवि अपने फोन में दीक्षित सर के भेजे हुए एसएमएस को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मेरे चैम्बर में जाओ। एसएमएस पढ़ के रवि समझ जाता है कि खजाने की जानकारी दीक्षित सर के चैम्बर से ही मिलेगी। जिसके बाद रवि प्रिया और आदि को अपने साथ लेकर के कोर्ट चला जाता है। इसके बाद सीन रामचरण पर शिफ्ट होता है जो प्रभु से कह रहा होता है तुम रवि पर नजर बनाए रखो, दीक्षित ने मरने से पहले जरूर रवि को खजाने के बारे में बताया होगा। इसके बाद हम रवि को देखते हैं जो कि कोर्ट पहुंच चुका होता है। रवि आदि को कोर्ट के बाहर रुककर नजर रखने के लिए कहता है और वो प्रिया के साथ दीक्षित सर के चैम्बर में चला जाता है। रवि का पीछा करते हुआ प्रभु भी कोर्ट पहुंच जाता है। इधर चैम्बर में भी रवि और प्रिया को काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा होता है। तभी रवि की रंजर चैम्बर में रखे अशोक स्तंभ पे जाती है जिसमें राउंड शेप के 4 लोग बने हुए थे जो कि पुराने जमाने के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। रवि अशोक स्तंभ को देख के समझ जाता है कि खजाने की जानकारी इसी में से मिलेगी। इधर विश्वजीत भी छानबीन करने के लिए कोर्ट पहुंच जाता है जिसे आदि देख लेता है और वो सीधा रवि को कॉल लगाता है और कहता है भाई तुझे जो भी ढूंढना है जल्दी ढूंढ ले, विश्वजीत यहाँ पहुंच चुका है। आदि की बात सुनने के बाद रवि प्रिया के साथ मिलकर जल्दी से उस लॉक को खोलता है जिसमें उसे एक बड़ी सी चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। तभी 2 हवलदार चैम्बर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बाहर पुलिस वालों को देखकर रवि और प्रिया घबरा जाते हैं। जिसके बाद रवि आदि को कॉल करके गाड़ी कोर्ट के पीछे लाने के लिए कहता है और रवि चाबी लेकर के प्रिया के साथ पुलिस वालों के आने से पहले खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लेकिन रवि और प्रिया को भागते हुए विश्वजीत देख लेता है और वह अपने ऑफिसर को उनका पता लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एक अवार्ड फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक प्रताप नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को छत्रपति महाराज शिवाजी से जुड़ी चीजों की महत्वपूर्ण खोज करने के लिए प्रताप जी को रामचरण द्वारा श्री भूषण अवार्ड दिया जाता है। लेकिन प्रताप जी अवार्ड लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी मेरी खोज अधूरी है, जब मेरी खोज पूरी हो जाएगी तब मैं ये अवार्ड ले लूंगा। इसके बाद हम रवि को देखते हैं जो कि तीनों एक ढाबे पे बैठे होते हैं। रवि चैम्बर से मिले कागज के टुकड़े को देख रहा होता है लेकिन उस पे कुछ भी लिखा नहीं होता। तभी जैसे ही गर्म चाय की भाप उस कागज के टुकड़े पे पड़ती है तो उस पे कुछ नंबर दिखने लगते हैं। जिसके बाद आदि उन नंबरों को सर्च करके बताता है कि ये मुंबई में किसी चोर बाजार के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। रवि कहता है इसका मतलब दीक्षित सर चाहते थे कि मैं मुंबई जाऊं और शायद मुझे खजाने का अगला क्लू वहीं से मिलेगा। आदि कहता है कि विश्वजीत जरूर हमारी गाड़ी को ट्रैक कर रहा होगा। जिसके बाद रवि गाड़ी को उसी ढाबे पे छोड़कर वे तीनों बस से मुंबई निकल जाते हैं। रवि जब लोकेशन पे पहुंचता है तो ये लोकेशन किसी और की नहीं बल्कि प्रसीक की होती है। प्रसीक इनको देख कर समझ जाता है कि ये लोग खजाने के बारे में जानने के लिए यहाँ आए हैं। प्रसीक रवि से पूछता है कि तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया यहाँ आते हुए। लेकिन तभी वहाँ प्रभु और उसके गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और वे गुंडे उन चारों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वे चारों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। प्रभु तो उनको पकड़ने के लिए उन पे गोलियां भी चलाता है लेकिन ठीक वक्त पर प्रसीक उन लोगों को अपनी कार में लेकर के वहां से भाग जाता है। इधर विश्वजीत को रवि की कार का लोकेशन मिल जाता है। दूसरी तरफ प्रसीक रवि को गुंडों से बचाकर अपने घर ले जाता है। प्रसीक उन लोगों को बताता है कि मुगलों ने रायगढ़ के किले पे हमला करके खजाना लूटने की कोशिश की लेकिन सिलेदारों की फौज ने मुगलों के हमला करने से पहले ही खजाना कहीं और छिपा दिया था। तब से लेकर आज तक उस खजाने की रक्षा सिलेदार और उसके वंशज ही करते आ रहे हैं। जिसके बाद रवि प्रसीक से पूछता है कि आप भी सिलेदारों के वंशज में से एक हैं क्या। तब प्रसीक बताता है कि मैं सिलेदार नहीं हूँ। आज से 20 साल पहले मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था। उस वक्त दीक्षित सर ने मुझे एक जगह खुदाई करने के लिए बोला, वो भी किसी को बिना बताए हुए। उसी खुदाई में मुझे चाबी का एक हिस्सा मिला जो कि अब तुम्हारे पास है। लेकिन उस चाबी को ढूंढने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। जो लोग उस खजाने के पीछे पड़े थे उन लोगों ने मेरी बीबी को जिंदा जला दिया। उस हादसे के बाद दीक्षित सर ने मुझे एक नई पहचान दी और मुझे मुंबई भेज दिया। उसके बाद प्रसीक रवि को एक चाबी देता है जो कि दीक्षित सर ने प्रसीक को मंदिर में दी थी। प्रसीक चाबी देते हुए रवि से कहता है कि तुम्हें भी अपने पिता की तरह इस खजाने की रक्षा करनी होगी। इधर प्रिया एकांत में जाकर के रामचरण को कॉल लगाती है और रवि और प्रसीक के बीच में जो भी बातें हुई थी वो सारी बातें रामचरण को बता देती है। दरअसल प्रिया रामचरण के कहने पर ही दीक्षित सर की जासूसी कर रही थी और अब उनके मौत के बाद रवि की जासूसी कर रही है। इधर प्रसीक रवि से कहता है कि हमें खजाने तक पहुंचने के लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी। एक चाबी तो तुम्हारे पास है
दूसरी चाबी उनके पास होगी जिन्होंने तुम्हारे बाबा को मारा है, और तीसरी चाबी हमें ढूंढनी पड़ेगी। तब रवि प्रसिक को एक बुक देता है जो कि दीक्षित सर ने उसे चैम्बर में दी होती है। प्रसिक जब उस बुक की जांच करता है तो उसमें एक नक्शा मिलता है, और यह नक्शा मुंबई के राजभवन के टनल का था। तब रवि कहता है कि हमें खजाने का अगला क्लू राजभवन में ही मिलेगा, लेकिन राजभवन के अंदर जाने के लिए हमें पास की जरूरत पड़ेगी। तब प्रिया कहती है कि पास में अरेंज कर लूंगी, जिसके बाद ये सब लोग राजभवन आ जाते हैं, जहां रवि, प्रिया और प्रसिक राजभवन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन आदि बाहर रुककर ही उनको लोकेशन द्वारा गाइड करता है। राजभवन के अंदर एक इवेंट चल रहा होता है जहां रामचरण भी मौजूद होता है। इधर रवि और प्रसिक सिक्योरिटी से बचकर लाइब्रेरी की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जब प्रिया उनके पीछे जाती है तो सिक्योरिटी वाले प्रिया को रोक लेते हैं। इधर रवि और प्रसिक लाइब्रेरी की छानबीन करने लगते हैं, और बहुत ढूंढने के बाद उनको लाइब्रेरी के अंदर एक और दरवाजा मिलता है, जिससे वे उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। इधर आदि देखता है कि प्रभु भी राजभवन पहुंच चुका है। यही बात बताने के लिए आदि रवि को कॉल लगाता है, लेकिन रवि के टनल में होने के कारण रवि का फोन नहीं लग रहा होता है। इधर रवि और प्रसिक बेसमेंट में देखते हैं कि हर एक पत्थर पर अलग अलग तरह के निशान बने हुए हैं। वे दोनों एक साथ दो पत्थरों को दबाते हैं। पत्थर को दबाते ही वहाँ एक छोटा सा दरवाजा खुलता है, जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ होता है। बॉक्स को लेकर के रवि और प्रसिक वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ प्रभु आ जाता है और उन पे गन तान देता है। प्रभु प्रसिक से कहता है कि वो बॉक्स मुझे दे दे। अगर तुमने मुझे ये बॉक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हें उसी तरह मारूंगा जिस तरह मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था। प्रभु की बातें सुनकर प्रसिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही प्रभु पे हमला कर देता है। रवि भी प्रसिक की मदद करता है, और वो दोनों मिलकर बड़ी ही मुश्किल से प्रभु को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वे दोनों बॉक्स लेकर के राजभवन के बाहर आने लगते हैं। तभी रामचरण प्रिया को बंदी बनाकर वहाँ अपने साथ ले आता है। रामचरण रवि से कहता है कि तुम मुझे बॉक्स दे दो वरना मैं प्रिया को मार दूंगा। जिसके बाद रवि रामचरण को बॉक्स देने लगता है, लेकिन प्रसिक उसे रोकने लगता है, जिससे रामचरण गुस्सा होकर प्रसिक को गोली मार देता है, और प्रसिक की वही मौत हो जाती है। प्रसिक को मरता देख प्रिया रामचरण को पीटने लगती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर रवि प्रिया को अपने साथ लेकर के वहां से निकल जाता है। रवि के जाते ही वहां पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले रामचरण से पूछते हैं, सर यहाँ क्या हुआ? तब रामचरण बताता है कि रवि और उसके साथियों ने मुझ पे हमला किया था। उनमें से एक को तो मैंने मार दिया है और रवि यहाँ से भाग चुका है। तुम सब लोग रवि को पकड़ो और पता लगाओ रवि यहाँ पे क्या कर रहा था। इधर आदि भी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसका रवि से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ रवि और प्रिया आ जाते हैं। आदि उन दोनों को देख करके बहुत खुश होता है। आदि रवि से पूछता कि प्रसिक जी कहाँ है। तब रवि बताता है कि प्रसिक जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने खजाने की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। आदि प्रसिक जी की मौत की खबर सुनकर के बहुत ही दुखी होता है। प्रिया पुलिस वालों से छिपने के लिए उन दोनों को लेकर के एक बंद पड़े थिएटर में आ जाती है, जहां आदि रवि से कहता है, भाई तुमको ये सब कुछ छोड़ करके एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, इन सब में बहुत खतरा है भाई, तुम्हें अब वापस चलना चाहिए। तब रवि आदि से कहता है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता, इस खजाने की रक्षा करने के लिए न जाने ही कितने लोगों ने अपनी जान दी है, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी इस खजाने की रक्षा करते हुए मारे गए। मैं उनकी कुर्बानी को बेकार जाने नहीं दे सकता, अब खजाने की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। रवि आदि से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। तब आदि रवि से कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा आखिर तक साथ दूंगा। तब प्रिया भी रवि को बताती है कि वो एक लॉयर नहीं है बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है, और गवर्नर रामचरण ने उसे दीक्षित सर के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, और तब से मैं रामचरण के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि छत्रपति महाराज शिवाजी के खजाने की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है। प्रिया की बातें सुनकर के रवि और आदि प्रिया को माफ कर देते हैं, जिसके बाद आदि रवि से पूछता है कि आगे हम क्या करेंगे। तब रवि बताता है कि अब हम प्रताप जी के यहाँ जाएंगे क्योंकि वो शिवाजी महाराज के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और वही हमें बताएंगे कि इस बॉक्स में क्या है। वे लोग जब प्रताप के घर पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी वाले उन्हें रोक लेते हैं। तब आदि बताता है कि वो एक यूट्यूबर है और वो प्रताप जी का इंटरव्यू लेने आए हैं। तब जाकर सिक्योरिटी वाले उनको घर के अंदर जाने देते हैं। रवि प्रताप से मिलकर के खजाने के बारे में बात करने लगता है। तब प्रताप रवि से कहता है कि असल में कोई खजाना है ही नहीं, और प्रताप को लगता है कि रवि कोई फ्रॉड है, इसीलिए वो चुपके से जाकर के पुलिस वालों को फोन कर देता है। इसके बाद रवि की नजर प्रताप के पास जो चाबी का एक हिस्सा होता है उस पर पड़ती है। तब जाकर प्रताप को रवि पे यकीन होता है कि रवि जो भी कह रहा है सच कह रहा है। साथ ही वो चाबी के उस हिस्से को देख करके भावुक हो जाते हैं। तब प्रताप रवि को बताता है ये विजयनगर साम्राज्य के खजाने की चाबी है। प्रताप रवि को बताता है कि विजयनगर के महाराज ने अपना सारा खजाना छत्रपति महाराज शिवाजी को सौंप दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि छत्रपति महाराज शिवाजी
शिवाजी ही उनके खजाने को संभाल सकते हैं। उसके बाद वो सब लोग मिलकर के बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बॉक्स ओपन कैसे होगा। काफी कोशिश करने के बाद वो बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स के अंदर उन लोगों को छत्रपति महाराज शिवाजी का खंजर मिलता है, जिससे वो दुश्मनों का संहार करते थे। छत्रपति महाराज शिवाजी का खंजर देख करके वो लोग काफी खुश होते हैं। बॉक्स के अंदर उनको एक कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है, जिसके ऊपर कई देवी देवताओं की पेंटिंग बनी हुई थी। पेंटिंग देख करके प्रताप कहता है, ये पेंटिंग तो कर्नाटक में मौजूद भगवान शिव के भूतनाथ के मंदिर की है। तब रवि कहता है, हमें खजाने का अगला क्लू उसी मंदिर में से मिलेगा। तभी प्रताप की सेक्रेटरी कहती है कि बाहर पुलिस आई है। ये सुन करके रवि, प्रिया और आदि तीनों चौंक जाते हैं। तब प्रताप कहता है, मुझे लगा तुम लोग फ्रॉड हो, इसीलिए मैंने कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया था। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, अगर मैंने पुलिस को बुलाया है तो मैं ही तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकालूंगा। जिसके बाद प्रताप उन तीनों को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा करके कर्नाटक के मंदिर में ले जाता है। मंदिर पहुंच करके वो लोग खजाने का अगला क्लू ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद रवि फिर से उस कपड़े के टुकड़े को देखने लगता है। इस बार रवि को कपड़े में उल्टा शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे देख करके रवि समझ जाता है कि अब उसे कहाँ जाना है। थोड़ी देर के बाद रवि उस शिवलिंग के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर रवि देखता है कि शिवलिंग और शिवलिंग के आसपास की जगह पूरी तरह से सूखी हुई है, जिसे देख करके रवि समझ जाता है कि अब उसे रुके हुए पानी का रास्ता ढूंढना है। काफी ढूंढने के बाद रवि उस रुके हुए पानी का रास्ता ढूंढ ही लेता है, जहाँ पर उसे एक शंख मिलता है। शंख में एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे सुलझाने के बाद रवि को पता चलता है कि उसे गुफा नंबर 6 में जाना है। इसके बाद सीन रामचरण पे शिफ्ट होता है, जो रवि का पीछा करता हुआ कर्नाटक पहुंच जाता है। इधर रवि सब लोगों के साथ गुफा की तरफ बढ़ रहा था। तभी प्रताप कहता है कि मुझसे और नहीं चला जाएगा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आता हूँ। इसके बाद रवि, प्रिया और आदि तीनों गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रामचरण अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन तीनों को गन पॉइंट पे ले लेता है। रामचरण रवि से पूछता है कि बताओ खजाना कहाँ छुपाया गया है, लेकिन रवि उसे खजाने के बारे में बताने से मना कर देता है। तब रामचरण रवि से कहता है कि अगर तुमने मुझे खजाने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तब रवि को ना चाहते हुए भी अपने भाई की जान बचाने के लिए रामचरण को खजाने के पास ले जाने लगता है। रवि जब उस गुफा में पहुंचता है तो वहाँ उसे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वरा की मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के एक हाथ में शंख का निशान बना हुआ था। तब रवि मंदिर से मिले उस शंख को मूर्ति के हाथों में रख देता है। रवि के शंख रखते ही वहाँ एक और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए भी चाबी की जरूरत होती है। तब रवि बॉक्स में मिले छत्रपति महाराज शिवाजी के खंजर से उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वे सब लोग अंदर का नजारा देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर का वो पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। रामचरण खजाने को देख करके बहुत ही खुश होता है। इधर रवि प्रिया से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यह खजाना हमें इतनी आसानी से मिल गया, क्योंकि खजाने तक पहुंचने के लिए हमें 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी और अभी तक हमें तीसरी चाबी मिली ही नहीं है। तब प्रिया कहती है, इसका मतलब एक और खजाना है जिसकी रखवाली सिलेदार कर रहे हैं। रवि कहता है, अब तक हम यही सोच रहे थे कि ये सोने की खजाने की खोज है, लेकिन हम गलत थे। सिलेदार जिस खजाने की वर्षों से रक्षा करते आ रहे हैं वो है असली खजाना, छत्रपति महाराज शिवाजी का सिंहासन, जिसे सिलेदारों ने कहीं और छिपा दिया होगा। आदि कहता है उस खजाने का क्लू जरूर हमें यही मिलेगा। जिसके बाद वो तीनों खजाने का क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी रवि की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है। उस बॉक्स में खंजर रखने की जगह बनी हुई थी। जैसे ही रवि उस बॉक्स में खंजर रखता है तो चाबी का तीसरा हिस्सा बाहर आ जाता है। चाबी देख करके प्रिया कहती है, चाबी का एक हिस्सा में दीक्षित सर से मिला और दूसरा हिस्सा हमें यहाँ मिला, तो चाबी का तीसरा हिस्सा कहाँ है? तब रवि कहता है, चाबी का तीसरा हिस्सा उसके पास है जिसने मेरे बाबा का खून किया है। इसके बाद रवि रामचरण से चाबी के तीसरे हिस्से के बारे में पूछने लगता है। रामचरण कहता है, मुझे नहीं पता चाबी का तीसरा हिस्सा कहाँ है, और वो रवि को मारने के लिए बंदूक तान देता है। तभी प्रताप पीछे से आकर रामचरण को गोली मार देता है, जिससे कि रवि की जान बच जाती है। तब रवि प्रताप को वो बॉक्स दिखाता है जिसमें लिखी पहेली को पढ़कर प्रताप बताता है कि सिंहासन रायगढ़ के किले में है। तब प्रिया रवि से कहती है, तुम और प्रताप जी यहाँ से जाओ, मैं और आदि इन लोगों को संभाल लेंगे। रवि के वहाँ से निकलते ही वहाँ विश्वजीत पहुँच जाता है। प्रिया विश्वजीत को बताती है कि मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। विश्वजीत कहता है, तुम इन क्रिमिनल्स के साथ क्या कर रही हो? तब प्रिया कहती है, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इनको गिरफ्तार कीजिए। इधर रवि और प्रताप रायगढ़ के किले में पहुंच जाते हैं। प्रताप कहता है, रायगढ़ में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो सुरंग की तरह जमीन में धंस चुकी हैं, लेकिन अभी भी 2 बची हैं। एक है अन्न भंडार और दूसरी है खलबत खाना। प्रताप आगे कहता है, खलबत खाना ही वो जगह है जो राज सदर, राजवाड़ा और राजधम को जोड़ती है। जिसके बाद वे दोनों खलबत खाना के अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर रवि प्रताप से कहता है, आपको इस कमरे की डिजाइन कुछ अलग नहीं लग रही? तब प्रताप कहता है, पुराने जमाने के राजा महाराजा अपने गुप्तचरों से ऐसी जगह पर मिला करते थे। रवि कहता है, मुझे नहीं लगता ये कमरा गुप्त चर्चाओं के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि जब इस कमरे को बंद किया जाएगा तो इस कमरे में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिससे इस कमरे में बैठे हुए लोगों की दम घुटने से जान जा सकती है। मुझे लगता है सिलेदारों ने कमरा दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाया होगा। अगर दुश्मन कभी यहाँ तक पहुंच भी जाए तो ये बंद कमरा देख करके वापस लौट जाए। मुझे लगता है सिंहासन तक जाने
जाने का रास्ता इसी कमरे से मिलेगा। तब वे दोनों रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। तभी रवि को एक दीवार पे अर्धचंद्र का निशान दिखाई देता है। रवि जैसे ही उस निशान को दबाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। रवि जैसे उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे एक लंबी सी टनल दिखाई देती है। टनल के अंदर रवि को सिलेदारों का निशान मिलता है, जिसका पीछा करते हुए रवि एक दरवाजे तक पहुंच जाता है। जब रवि उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है तो उसे एक और बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। रवि चाबी के एक हिस्से को उस दरवाजे में लगाते हुए प्रताप से कहता है, इतनी लंबी खोज के बाद भी हमारे पास चाबी के तीनों हिस्से मौजूद नहीं है। लेकिन तभी प्रताप रवि पे गोली चला देता है और कहता है शायद चाबी के 3 हिस्से कभी थे ही नहीं। यह सिर्फ एक अफवाह थी जिसे सिलेदारों ने फैलाई थी, ताकि हम जैसे लोग जो सिंहासन को ढूंढ रहे हैं वो कभी सिंहासन तक पहुंच ही ना पाए। प्रताप आगे कहता है, तुम्हारे पिता और दीक्षित को मैंने ही मरवाया है। रामचरण तो मेरा एक छोटा सा प्यादा था और अपना मतलब निकलने के बाद मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। तभी रवि प्रताप के हाथों में चाबी का वो दूसरा हिस्सा देख लेता है। तब रवि प्रताप से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब प्रताप कहता है, शिवाजी से पहले मेरे पूर्वज यहाँ पे राज किया करते थे, लेकिन शिवाजी ने मेरे वंशजों को मार डाला था और अब मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। जिसके बाद प्रताप वो चाबी का दूसरा हिस्सा उस दरवाजे में लगा देता है। वो दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन उस जगह पे पानी भरने लगता है। तभी रवि प्रताप को पीटने लगता है। फिर रवि प्रताप से कहता है, चाबी के 3 हिस्से हमेशा से मौजूद थे। मुझे शुरू से ही तुम्हारी कुछ बातें खटकने लगी थी। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुमने मुझे सिलेदार कह के पुकारा था। हम एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक सिलेदार हूँ? तुम्हारा सच जानने के लिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया, बस ये नहीं बताया कि चाबी का तीसरा हिस्सा मेरे पास है। इसके बाद रवि चाबी के तीसरे हिस्से को भी दरवाजे में लगा देता है। तभी पानी गिरना बंद हो जाता है, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर प्रताप पे गिर जाता है, जिससे कि प्रताप की मौत हो जाती है। इसके बाद रवि उस दरवाजे को खोलता है। तब रवि को छत्रपति महाराज शिवाजी का सोने का सिंहासन चमकता हुआ दिखाई देता है। रवि सिंहासन को झुक के प्रणाम करता है और इसी के साथ ये शानदार वेब सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है।